Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगांत 5124 कलयुग विक्रम संवत 2079 भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया 14 अगस्त 2022 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भारत में 15 अगस्त धूमधाम से मनाने की तैयारी। राजस्थान देशभक्ति के तरानों से गूंज उठा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पूरे किए 200 स्वर्ण पदक तथा सैतानिक वर्सेस के लेखक सलमान रश्दी पर जानलेवा हमला। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरा देश अमृत महोत्सव धूमधाम से मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक गौरवपूर्ण पर्व को हम आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये भावना देशभक्ति का भाव है। हर नागरिक पूरे उत्साह और जोश के साथ अपनी सहभागिता कर रहा है। अमृत महोत्सव पर स्वर्णिम भारत की नींव आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ कर रही है। उनके नेतृत्व में एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हुआ है जिसमें भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। जयपुर राजस्थान में सभी छोटे बड़े स्कूली मैदान व स्टेडियम शुक्रवार सुबह एक साथ देशभक्ति तरानों से गूंज उठे। अवसर था आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत देशभक्ति के गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का। अधिकारियों का कहना है कि राज्य भर में लगभग 1 करोड़ स्कूली बच्चों ने एक साथ देशभक्ति तराने गाकर यह रिकॉर्ड बनाया। प्रांतीय राजधानी जयपुर के SMS स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। उन्होंने छात्र छात्राओं को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी। गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि लंदन के प्रतिष्ठित संस्थान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 1 करोड़ छात्रों द्वारा गाए गए गीतों को सुना और राज्य सरकार को एक प्रमाण पत्र दिया। मैं इस प्रमाण पत्र की भावना इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी बच्चों को समर्पित करता हूं। सुबह 10:15 बजे देशभक्ति तरानों की शुरुआत वंदे मातरम से हुई। इसके बाद विद्यार्थियों ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, वह हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसे तराने गाए। बर्मिंघम बैडमिंटन महिला एकल के फाइनल में PV सिंधु की जीत के साथ ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सोमवार को अपना 200वां स्वर्ण पदक हासिल किया। बर्मिंघम खेलों में भारत ने 22 स्वर्ण जीते, जिससे उनके कुल स्वर्ण पदकों की संख्या 203 हो गई। सिंधु के बाद बैडमिंटन के पुरुष एकल में लक्ष्य सेन, जबकि पुरुष युगल में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग सेन जोड़ी ने स्वर्ण जीता। अचंता शरद कमल ने इसके बाद टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदकों की कुल संख्या के मामले में ऑस्ट्रेलिया 1003 स्वर्ण पदक शीर्ष पर है, जबकि इंग्लैंड 773 दूसरे और कनाडा 510 तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण 1958 में जीता था। ये स्वर्ण महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह ने जीता था। भारत ने इसके बाद हर राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता।
हालांकि 1962 और 1986 में इसमें इन्होंने भाग नहीं लिया था। इस मामले में दिल्ली में हुए 2010 में राष्ट्रमंडल खेल भारत के लिए सबसे सफल रहे हैं, जिसमें उन्होंने 38 स्वर्ण पदक जीते थे। द सैतानिक वर्सेस के भारत में जन्मे लेखक सलमान रश्दी पर शुक्रवार को न्यूयॉर्क में हमला हुआ। रश्दी संस्थान में लेक्चर देने गए थे और उनके इंट्रोडक्शन के वक्त मंच पर पहुंचे शख्स ने उन्हें मुक्के मारे या चाकू से वार किया। रश्दी फर्श पर गिर गए और हमलावर कथित तौर पर पकड़ा गया। वाणिज्य समाचारों में इस सप्ताह दिल्ली सराफा बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 51,860 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 79 रुपए 63 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 56 रुपए 63 पैसे। शुरुआती कारोबार में बाजार में गिरावट रही और बाद में इसमें तेजी आई। अंत में बीएसई का 3 शेयर वाला सेंसेक्स 130 अंक की बढ़त के साथ 59,462 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 39 अंक बढ़कर 17,698 अंक पर बंद हुआ। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ मैं प्रदीप कुमार सिन्हा और प्रदीप उपाध्याय। तो उपाध्याय जी, आज के कार्यक्रम में हम बहुत कुछ सुनाने वाले हैं लोगों को। हमारे 3 मेहमान आए हुए हैं स्टूडियो में। जी हाँ, बिल्कुल। और आज का 2 घंटे का कार्यक्रम मनोरंजन और जानकारी से भरा हुआ है और इसमें काफ़ी विविधता भी रहेगी। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हम लोग आज के कार्यक्रम में हर घर तिरंगा सेलिब्रेट करेंगे। उसके अलावा कई भारतीय त्यौहार भी अगस्त में आते हैं। रक्षाबंधन अभी 2 दिन पहले ही हुआ है। कृष्ण जन्माष्टमी भी सप्ताह में होने वाली है। तो इन पर्वों, गणेश चतुर्थी आने वाली है। बिल्कुल। तो इनसे संबंधित गाने व भजन सुनाने का प्रयास करेंगे तथा इन पर चर्चा करेंगे। तो उपाध्याय जी, ऐसा है कि कोविड-19 ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया। हम लोगों को सिखाया कि हम आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से सोचना शुरू करें कि हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है और हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यक है, क्या नहीं है। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल काम है उपाध्याय जी, लेकिन उसकी तरफ हम लोग एक कदम तो बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, और आपने जो बात कही है ये आज के एक संदर्भ में बिल्कुल फिट भी बैठती है, क्योंकि अगस्त का महीना है। इसमें काफ़ी महापुरुषों की पुण्यतिथि भी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक हैं। उसके अलावा स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनकी भी 136वीं पुण्यतिथि है। और आप ये जो आज का विचार बता रहे हैं इतना सुंदर, उसी बारे में एक ओशो ने उनके बारे में एक बहुत प्रेरक प्रसंग सुनाया है। तो क्यों ना आपकी जो बात है उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए ओशो का वह सुंदर कार्यक्रम हमारे श्रोताओं को सुनाया जाए और उसके बाद फिर हम लोग भजन सुनाएंगे। बिल्कुल। रामकृष्ण के जीवन में एक अद्भुत घटना है। रामकृष्ण को जो लोग बहुत निकट से जानते थे उन सबको ये बात जान के अत्यंत कठिनाई होती थी कि रामकृष्ण जैसा परमहंस, रामकृष्ण जैसा समाधिस्थ व्यक्ति भोजन के संबंध में बहुत लोलुप था और भोजन के लिए इतनी प्रतीक्षा करते थे कि कई बार उठ के चौके में पहुंच जाते और पूछते शारदा को, बहुत देर हो गई, क्या बन रहा है आज? ब्रह्म की चर्चा चलती और बीच में ब्रह्म चर्चा छोड़कर पहुंच जाते किचन में और पूछने लगते क्या बना है आज, और खोजने लगते। शारदा ने भी उन्हें कहा कि आप क्या करते हैं ऐसा? लोग क्या सोचते होंगे कि ब्रह्म की चर्चा छोड़कर एकदम अन्न की चर्चा पर आप उतर आते। रामकृष्ण हंसते और चुप रह जाते। उनके शिष्यों ने भी उन्हें बहुत बार कहा कि इससे बड़ी बदनामी होती। लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या ज्ञान को उपलब्ध हुआ होगा जिसकी अभी रसना, जिसकी अभी जीभ इतनी लालायत होती है भोजन के लिए। एक दिन शारदा ने बहुत कुछ भला बुरा कहा रामकृष्ण की पत्नी ने। तो रामकृष्ण ने कहा कि तुझे पागल पता नहीं,
जिस दिन मैं भोजन के प्रति अरुचि प्रकट करूं, तू समझ लेना कि अब मेरे जीवन की यात्रा केवल 3 दिन और शेष रह गई। शारदा कहने लगी, इसका अर्थ? रामकृष्ण कहने लगे, मेरी सारी वासनाएं क्षीण हो गई, मेरी सारी इच्छाएं विलीन हो गई, मेरे सारे विचार नष्ट हो गए हैं, लेकिन जगत के हित के लिए मैं रुका रहना चाहता हूं। मैं एक वासना को जबरदस्ती पकड़े हुए हूं, जैसे किसी नाव की सारी जंजीरें खुल गई हों और एक जंजीर से नाव अटकी रह गई हो, और एक जंजीर और टूट जाए तो नाव अपनी अनंत यात्रा पर निकल जाएगी। मैं चेष्टा करके रुका हुआ हूं। नहीं किसी की समझ में शायद उस दिन ये बात आई, लेकिन रामकृष्ण की मृत्यु के 3 दिन पहले शारदा थाली लगाकर रामकृष्ण के कमरे में गई। वे बैठे हुए देख रहे थे। उन्होंने थाली देख के आंख बंद कर ली, लेट गए और पीठ कर ली शारदा की तरफ। उसे एकदम से ख्याल आया कि उन्होंने कहा था कि 3 दिन बाद मौत हो जाएगी जिस दिन भोजन के प्रति अरुचि करूं। उसके हाथ से थाली झन्ना के नीचे गिर पड़ी। वो छाती पीट कर रोने लगी। रामकृष्ण ने कहा, रो मत, तुम जो कहती थी वो बात भी अब पूरी हो गई। ठीक 3 दिन बाद रामकृष्ण की मृत्यु हो गई। एक छोटी सी वासना को प्रयास करके वे रोके हुए थे। उतनी छोटी सी वासना जीवन यात्रा का आधार बनी थी। तो वो वासना भी चली गई तो जीवन यात्रा का सारा आधार समाप्त हो गया। जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं, जिन्हें हम बुद्ध कहते हैं, जिन्हें हम ईश्वर के पुत्र कहते हैं, जिन्हें हम अवतार कहते हैं, उनकी भी एक ही वासना शेष रह गई होती है, और उस वासना को वे शेष रखना चाहते हैं करुणा के हित, सर्वमंगल के हित, सर्वलोक के हित। जिस दिन वो वासना भी क्षीण हो जाती है, उसी दिन जीवन की ये यात्रा समाप्त और अनंत की अंतहीन यात्रा शुरू हो जाती है। उसके बाद जन्म नहीं है, उसके बाद मरण नहीं है, उसके बाद न एक है न अनेक है। उसके पास तो जो शेष रह जाता है उसे संख्या में गिनने का कोई उपाय नहीं। लेकिन उस तक पहुंचना दूर। अभी तो हम इस स्थूल पर खड़े हैं, उस शरीर पर जो अनंत है, अनेक है। उस शरीर के भीतर हम प्रवेश करेंगे तो एक और शरीर उपलब्ध होगा, सूक्ष्म शरीर। उस शरीर को भी पार करेंगे तो वो उपलब्ध होगा जो शरीर नहीं है, अशरीर है, जो आत्मा है। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. उपाध्याय जी, भारत में बहुत बड़े बड़े महान लोग हुए हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ओशो अपने अपनी जगह, अपने अपने स्थान पर उनका बहुत बड़ा स्थान है। बिल्कुल, ये बहुत बड़े विचारक रहे हैं। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो स्वयं कहा करते थे कि जब वो स्वामी विवेकानंद के गुरु के रूप में हम उनको भी जानते हैं, और जब विवेकानंद से मिले थे तो मिलते ही उन्होंने पहले उसमें कहा था कि जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था उससे मेरी आज भेंट हुई है। तो वो अपने को मानते थे कि ईश्वर ने मुझे तुम्हारा गुरु बनाने के लिए ही पैदा किया था। और स्वामी विवेकानंद को तो हम जानते ही हैं कि वो कितने महान विचारक और कितना उन्होंने जो है वो तर्क के आधार पर जो है धर्म की जो व्याख्या की है, वो विवेकानंद की आज भी जो है अकाट्य है। जो 100 साल बाद पहले उन्होंने बातें कही थी, वो आज भी विज्ञान के इतने विकास के बाद भी जो है वो सही सिद्ध होती हैं। और ये जो अभी हमने जो ओशो का जो व्याख्यान सुनाया था, इसमें
जो मूल है उसका यही है कि हमारा जो जीवन है वो एक इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। बिल्कुल। हम इच्छाएं अपनी पूरी करते हैं और फिर नई इच्छाएं उनसे बड़ी बड़ी जागृत होती रहती हैं और उनके हम मकड़ जाल में फंस जाते हैं और जीवन को स्ट्रेसफुल बना लेते हैं और इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं और जन्मांतर यही चलता रहता है। बिल्कुल। तो इसका समाधान जो है वो भी बड़ा आसान इन्होंने सुनाया कि उन इच्छाओं का दमन करिए। हालांकि थोड़ा सा अजीब, दमन नहीं, दमन करने से प्रॉब्लम हो जाएगी, उन्हें छोड़ देना है जो कि इच्छा ही ना बचे। हाँ, तो इच्छा पूर्ण करने की बजाय बेसिकली उस इच्छा का समापन जो है त्याग कर दिया जाए कि इच्छा ही ना रहे। जैसे कि किसी बच्चे को एक शौक है कि मुझे मर्सिडीज कार चलानी है, तो एक है कि उसको पूरा करिए, खूब पैसे कमाइए, दिन रात काम करिए और खरीदिए वो गाड़ी। लेकिन जिस दिन वो गाड़ी खरीदेंगे उसी दिन अगले उससे बड़ी गाड़ी खरीदने की इच्छा जागृत हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उस दिशा में प्रयास किया कि मैं इससे आकर्षण हटा लूं और उसके बिना अपने आप को खुश रह सकूं, वह मेरे ख्याल से सही है और मेरे ख्याल से पूरा जो संदेश था उसका मूल जो है वो यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रदीप जी, कहने की सुनने की बात अच्छी है, लेकिन चलिए लेकिन प्रेम अपने जीवन में जो है वो बना रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने जो एक हमारा जो पैदा किया है, जो प्रेम का जो भाव है वो हम लोगों को बचपन से ही मिलता है, करुणा और प्रेम। एक रास्ता तो ये है कि अपनी इच्छाओं का त्याग कर दीजिए, दूसरा रास्ता ये भी है कि भगवान से प्रेम करिए। बिल्कुल। तो चलिए प्रेम की ही बात करते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी भी है हमारी इस सप्ताह और राधा और मीरा का प्रेम तो बिल्कुल माना जाता है कृष्ण के लिए। तो वही एक सुंदर सा भजन श्रोताओं को सुनाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक रस दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जिसे खो बैठी वो गोविंद, मीरा हाथ भिगाया। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी। एक प्रेम दीवानी, एक रस दीवानी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मनमोहन। सगम पदा पधम परे मग, गरे सनि परे रे ग म ग म प म प द प द सनि सनि आ। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मनमोहन। राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गया
प्रदीप जी, यह भजन फिल्म राम तेरी गंगा मैली से था। जी। श्रोताओं की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यह गीत लता मंगेशकर के मूल स्वर में नहीं था, बल्कि इसे एक बंगाली सिंगिंग कंपटीशन में संदीप्ता मुखर्जी तथा विदीप्ता चक्रवर्ती ने गाया था। तो चलिए, मेहमानों से परिचय कराने का समय आ गया है। हमारे पहले मेहमान एक सेवानिवृत्त युगल हैं, जो प्रदीप जी आप ही के शहर लखनऊ से हैं। बहुत बढ़िया। और यहाँ आए हुए हैं और सिडनी में अपने परिवार के साथ रुके हुए हैं। तो विक्रम सिंह जी तथा राधा जी, आपका दर्पण स्टूडियो में स्वागत है। लेडीज़ फर्स्ट, तो राधा जी से आरंभ करूँगा। तो आप बताइए कि सिडनी में आपका कब आना हुआ और यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नमस्कार। मैं सिडनी में इस बार 3 बार आई हूँ, दिस इज़ माई थर्ड टाइम। पहले 15 में आई, फिर 17 में आई, दिस इज़ माई थर्ड टाइम। पर सिडनी बहुत अच्छा है क्लाइमेट के मामले में, और फिर मेरा परिवार यहाँ पे है, मेरे बेटे हैं, बहू, 2 पोतियाँ हैं, तो उन्हीं के उसमें मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ का। चलिए, बहुत अच्छी। आपके 2 पोते हैं? आप मेरे 2 पोते हैं। और बेटे? नहीं, यहाँ पे 2 पोती हैं, मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा। एक ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरा अमेरिका में है। अच्छा। बड़ा बेटा मेरा अमेरिका में है, छोटा बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पे मेरी 3rd विजिट है, और इसके बाद नेक्स्ट मैं अमेरिका में रहा लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा। लेकिन प्रदीप जी, मैंने देखा है लखनऊ वालों को कोई और शहर अच्छा नहीं लगता, तो लखनऊ वालों से सिडनी की तारीफ सुनना जो है, मुझे लग रहा है कुछ बनावटी तो इसमें नहीं है। नहीं, इसमें बिल्कुल बनावट नहीं है। लखनऊ है, और ये है कि यूपी का एक ऐसा शहर है जहाँ सबको जाना चाहिए, देखना चाहिए, मिलना चाहिए, वहाँ के भाषा से सीखना चाहिए और उस तरह से बोलना चाहिए। तो हम ये पूछना चाहेंगे, आपने बताया कि आपका एक बेटा यहाँ पर है, एक बेटा यूएसए में है, तो आपको आपके 2 बच्चे हैं बस? 2 बेटे। दोनों लड़के हैं? दोनों लड़के हैं। अच्छा, दोनों चले गए, एक यूएस चला गया, एक ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो आप भारत में हैं, तो आपको ये थोड़ा सा खलता तो होगा कि बेटा दोनों चले गए। नहीं, लोनलीनेस तो लगता ही है। देखिए, बच्चे बाहर हैं, हम दोनों लोग इस एज में, लेकिन अब ठीक है, बच्चों की सक्सेस के लिए त्याग तो करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था कि मेरी सिचुएशन कुछ इसी तरह की है, क्योंकि मेरी श्रीमती जी को बड़ा ख़राब लगता है कि बेटा यूएस चला गया। बेटी यहीं पर है, बेटा यूएस चला गया, क्योंकि काफ़ी दूर है और जाना आना लगा रहता है। लेकिन ये है कि घर में, एक ही घर में रहा जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। और मेरा विचार तो ये है कि अगर वो जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम था वो सबसे अच्छा था। आपका क्या विचार है इस बारे में? नहीं, वो तो ठीक ही था, लेकिन संग में रह के, और मान लीजिए बच्चा मेरा बाहर भी रह रहा है, तो वो अगर हमको वहाँ से ही प्रोटेक्ट कर रहा है इकोनॉमिकली, मेंटली, तो ठीक है, बच्चों के राइज के लिए ठीक है। अब हम लोगों को कुछ दिन अलग रह लिए, कुछ दिन संग में रह लिए, तो प्यार बढ़ता है। अच्छा, ठीक। ये भी आप सोचिए। संग में। प्रदीप जी, इस मामले में मैं ये कहूँगा, आप जो संयुक्त परिवार की जो बात कर रहे थे, तो ठीक है, वो संयुक्त परिवार का कंसेप्ट जो था वो पुराने दौर का था, जब कृषि प्रधान हमारा हुआ करता था, गांव में रहते थे, बच्चे हुए, काम के लिए किसी को बाहर नहीं जाना, परिवार में ही रहना है तो मिलजुल कर रहना है, तो वो एक संयुक्त। लेकिन जो नया एक जो कमर्स, आपका जो डेवलपमेंट जो हुआ है, उसमें काम के लिए अब बाहर जाना पड़ता है और अब अपने शहर से अलग जाना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चा जो है आपका, चाहे विदेश में जाए, चाहे जैसे आपके बेटे, अगर इनके बच्चे अगर जैसे बंगलौर और बॉम्बे काम कर रहे हो, तब भी सिचुएशन में कोई बहुत फ़र्क नहीं होता। और वो जो इसका जो मूल, जो इसमें जो समस्या जो आती है, जो जिसका समाधान हमको अब ढूंढना होगा, क्योंकि एक नई चीज़ है कि बच्चे साथ में अब नहीं रहेंगे, संयुक्त परिवार से अलग होकर अब न्यूक्लियर फैमिली में आ चुके हैं। तो कैसे रहना है, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, कैसे अपने आप को लुक आफ्टर करना है। जो संयुक्त परिवार में एकाकीपन की कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन अब हो सकती है, तो ये एक अलग प्रकार की है जिन पर चर्चा की जानी चाहिए और जिनका समाधान भी ढूंढा जाना चाहिए। इसका कोई विदेश जाने से या कहीं से कोई संबंध मैं नहीं मानता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आजकल के युग में जबकि फेस टू फेस बात हो जाती है, अपना कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो गया है,
लेकिन राधा जी की एक बात मुझे बहुत पसंद आई, आपने कहा कि थोड़ा मिलते रहें, थोड़ा अलग रहें, फिर मिलते रहें तो प्यार बढ़ता है। ये सही हमारे यहाँ इनको वीकनेस है। अच्छा। मैं लेकिन सोचती हूँ कि ठीक है, बच्चों के लिए थोड़ा ये भी जरूरी है। तो विक्रम जी आप बताइए ना, आपका क्या विचार है? भाई मेरे को तो बच्चों को बगैर नहीं अच्छा लगता है। हाँ नहीं, वो समझ में आता है, वो तो समझ में आता है, लेकिन ठीक है, देखते हैं अपने कैरियर के लिए अगर वो करते हैं। हम भी तो अपने कैरियर के लिए बाहर गए। हाँ स्वाभाविक है। यही हम लोगों के का होता है कि हम अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर आ गए, तो अगर हमारे बच्चे कहीं और चले गए जी, तो ये कोई बात नहीं है। और आजकल के युग में जब भी कम्युनिकेशन इतना अच्छा है, आप किसी भी टाइम फेस टू फेस बात कर लीजिए। आपको कहीं वहाँ जाना है तो आसानी से टिकट बुक करिए और चले जाइए, मिलाइए, फिर वापस आ जाइए और प्यार बढ़ाइए। बिल्कुल प्रदीप जी, ये एक्चुअली बड़ा जटिल विषय है जिस पर मेरे ख्याल से 2 घंटे का कार्यक्रम भी छोटा पड़ सकता है, तो इस पर चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। हाँ। और हमारे एक और मेहमान हैं, उनका भी परिचय कराना होगा। बट क्यों ना स्वतंत्रता दिवस और हर घर झंडा जो है बिल्कुल भारत का तिरंगा फहरा रहा है। कल 15 अगस्त को जो है 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो क्यों ना एक देशभक्ति का गीत हमारे श्रोताओं को सुनाया जाए। और उसके बाद आपसे अपेक्षा करूंगा कि हमारे दूसरे मेहमान हैं, उनका श्रोताओं से परिचय कराइएगा। बिल्कुल। मेरा घर माँ तू, मेरा धर्म माँ तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000.
हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया, हमारे एक और मेहमान हैं, लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं और उस खोने में ये अच्छी अच्छी कहानियाँ ढूंढ लेते हैं। तो संजय अग्निहोत्री जी, आपका दर्पण स्टूडियो में स्वागत है। आपको दर्पण के श्रोताओं की ओर से नमस्कार। प्रदीप जी, आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर उपाध्याय आपको भी। और अब तो लगता है जैसे कि मैं हर 6 महीने पे आता हूँ यहाँ पे। तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और उनके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप 6 महीने में आते हैं, हर 6 महीने में एक उपन्यास पूरा कर लेते हैं, तो आना ही पड़ेगा आपको। और ये है कि आप उपन्यास लिखते हैं, कहाँ पर लिखते हैं ये भी पूछने की बात नहीं है, लेकिन कहाँ पढ़ते हैं ये हम नहीं पूछेंगे आपसे। अच्छा, लेकिन साथ वैसे 1 मिनट में यहाँ पर रोकना चाहूँगा। ये पढ़ने का चक्कर ये हो गया है कि अब मैं अगर किसी की किताब पढ़ता हूँ तो मेरी अपनी शैली प्रभावित होती है, इसलिए मैंने पढ़ना ही छोड़ रखा है। अपने ख्यालों में डूबे रहते हैं। हाँ, अपने ख्यालों में डूबे रहते हैं। अच्छा, इसके पहले कि हम आपसे आपके उपन्यासों के बारे में बात करना शुरू करें या आपके लेटेस्ट उपन्यास के बारे में बात करें, हम फिर से हमारे श्रोताओं को बताइए कि आप कौन से खास शहर से हैं। जी, मैं वैसे तो रायबरेली का रहने वाला हूँ, लेकिन अब तो यहाँ ही रहता हूँ, सिडनी में। नहीं, वैसे तो रायबरेली से मतलब ये हुआ आप। मैं रायबरेली के एक गांव है, रायबरेली में भीतर गांव करके, अच्छा, वहाँ का रहने वाला हूँ। रायबरेली शहर में अच्छा मूव हो गए हमारे मतलब ग्रैंडफादर, तो वहाँ रहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है साहब। आप भारत के गांव में रहते हैं, भारत के गांव की तरक्की हो रही है, बहुत किसानों की तरक्की भी हो रही है। तो आपने कई उपन्यास लिखे जी, तो आपके उपन्यासों के बारे में हमने पहले भी बात की है। आपका जो नया उपन्यास है उसका नाम अपने आप बताइए और उसकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने कब लिखना शुरू किया, क्या सोचा था उसके बारे में। कहानी मत बताइए कि कहानी के बारे में तो हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन पूरी बात कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लोग पढ़ेंगे नहीं आपका उपन्यास। तो क्या है कि देखिए, ये मैं जनरली सोशल इश्यूज़ पे और उस पे जो है वो थ्रिलिंग स्टाइल में, यानी मैं उस तरह का लिखता हूँ। और एक हिस्टोरिकल भी लिखा है, जैसे कि आपको पता ही है, पिछला उपन्यास जो था वो अकेला अंग्रेज, वो तो हिस्ट्री के ऊपर था। फिर मेरे दिमाग में ऐसे आया कि अगर ये जैसे कि एक प्रिविलेज होता है, लोग लेते हैं कि राइटर्स की जब कहीं किसी कहानी में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं तो वो वहाँ पे कोई मैजिकल या कोई इत्तेफाक डाल के और उससे बाहर निकलना चाहते हैं। इसको उपन्यास जगत कोई बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखता है। लेकिन अगर कोई उपन्यास ही जो है वो मेरे किसी मिरेकल पर आधारित हो या फिक्शन उस तरह का हो, साइंस फिक्शन या जादू, जैसे कि हैरी पॉटर आप देख सकते हैं, हैरी पॉटर है, या वो एक हिंदी में आया था विनोशिम करके, तो उसमें वो नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो वही चीज़ है। तो हमने कहा अगर साइंस फिक्शन और जादू को मिला दिया जाए तो क्या कुछ ऐसा बना सकते हैं हम। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने देखा कि मेरा एक फ्रेंड था जो कि वो जब मैं स्टूडेंट था तो वो मूर्तियाँ बनाता था। वो रात में अपना जो है उठ के और ठुक 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 बहुत ही धीमी उसमें जो है, क्योंकि पत्थर पे भी जो है अगर आप बहुत ज़ोर से थोड़ी मार देंगे तो वो टूट सकता है।
टूट जाए और सोने वाले जग जाएंगे। नहीं, वैसे भी पत्थर बेकार ही हो जाएगा। अगर एक बार ज्यादा टूट गया तो आप उसको जोड़ तो सकते नहीं। अच्छा। तो इसलिए वो धीरे धीरे करता रहता था उसको। जब मैंने देखो उसके कमरे में तो लाइट बुझी हुई है और टेबल लैंप की रोशनी जो है वो पत्थर के ऊपर पड़ रही हो, वो अजीब सी नज़रों से उसे घूर रहा है। तो वो मेरे दिमाग में था कहीं इनकॉन्शियसली, तो हमने उससे वो कोरिलेट करके और तब मुझे जो ये दिमाग में आया, तो मैंने पत्थरों का संग तराश, ये अंधेरों का संग तराश करके ये उपन्यास लिखा है। उसके बाद मैंने उपन्यास पढ़ा है, बड़ा अच्छा लिखा है आपने, काफ़ी उसमें सस्पेंस भी डाला है और क्राइम भी डाला है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये बताइए कि आप जब उपन्यास लिखना शुरू करते हैं तो सारी कहानी आपके दिमाग में होती है या आप थोड़ा सा लिख देते हैं फिर सोचते हैं आप क्या लिखूं, कुछ इस तरह से चलता है? नहीं, देखिए, पहले तो समस्या होती है सिर्फ कि किस प्रॉब्लम के ऊपर मैं लिख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा मैं इश्यूज़ के ऊपर लिखता हूँ, कोई ना कोई इशू होता। अब इसी में मैंने वो 3-4 इशू उठाए हैं। वो एक ड्रग्स वाला है और कई ठो हैं। तो वो सारे जो हैं, जो नकली साधु महात्मा है उनका भी था और दुनिया भर का उसमें। तो वो सारे इश्यूज दिमाग में होते हैं, है ना। और एक थॉट ये होता है कि कोई आदमी इससे कैसे निपट सकता है। अच्छा। केवल इतना होता है पहले। फिर एक कहानी का प्लॉट दिमाग में जब आ जाता है कि अगर ऐसा हो तो इससे निपटा जा सकता है, या क्या ये समस्या किस अंदाज में हम जो है दुनिया को बता सकते हैं। क्योंकि राइटर केवल 2 ही काम करता है, या तो वो समस्या का समाधान बताता है और या समस्या बताता है। अच्छा, इसमें आप जब लिखते हैं, आप जब इस द्वंद में होते हैं कि समस्या का समाधान कैसे हो, तो किसी से बातचीत करते हैं इस बारे में कि अगर मैं ऐसा सोचता हूँ ठीक है कि नहीं है? नहीं, ये मैं नहीं करता हूँ। सॉरी, मैंने ये करना चाहिए लेकिन मैं इस नहीं करता हूँ क्योंकि एक थोड़ा सा मैं सुपरस्टिशियस भी हूँ कि अगर मैं अपनी बात किसी को बता देता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ तो वो काम कभी होता नहीं है पूरा। तो हाँ, थोड़ा सा मैं अंधविश्वासी हूँ इसमें। तो मैं किसी से बात नहीं करता इस बारे में। बताइए आप, मैं कब लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, मेरे घर वाले भी नहीं पूछते कि कहाँ। मैं अगर बैठा हूँ कमरे में और अपने ख्यालों में गुम हूँ तो वो भी जानते हैं कि बताएगा नहीं कुछ। तो कोई पूछता नहीं कुछ। अच्छा, एक बात और बताइए, आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ये राजपूत फैमिली से हैं या राजस्थान से हैं, कुछ इस तरह से चलता है, तो ये क्या चक्कर है? वो एक्चुअली दिल्ली के आसपास अगर आप घूमिए थोड़ा सा, जयपुर ये सब एरिया जो है, और खंडहर वहाँ तमाम, और वो जो मैंने यहाँ तक कि दिल्ली में भी तक गुफाएं हैं और वो सब आप घूमिए वहाँ पे, तो आपको बड़ी जल्दी एक आइडिया है कि यहाँ पे स्टोरी बड़ी अच्छी बन सकती है। अच्छा। तो वो हिस्टोरिकल थोड़ा सा है ना, तो वो पुरानी खंडहर, पुरानी और इवन नाम, अब धौला कुआं इस तरह का नाम आपको कहाँ मिलेगा? तो वो सब चीजें जो हैं वो हैं। थोड़ा सा इसी तरह बॉम्बे में भी जैसे अंधेरी, हाँ, ये सब नाम जो हैं ये फैसिनेट करते हैं और फिर आदमी उसी हिसाब से वो करता है। तो इसीलिए वो, चूंकि दिल्ली आता जाता ज़्यादा रहा हूँ मैं शुगर फैक्ट्री में काम करता था, तो तिलहर शाहजहाँपुर में है, वहाँ से दिल्ली 6 घंटे का है। और वो जनरल मैनेजर कभी भी कह देते थे कि भाई संजय जरा फला काम करिए और दिल्ली से। तो दिल्ली मेरे लिए ऐसा था कि उठे और चल दिए। अच्छा। हाँ, तो अब वहीं पे जीटी रोड थी पास में ही, वहाँ से तुरंत जो है बस मिल जाती थी, किसी भी वक्त जो है आप दिल्ली जा सकते थे। तो दिल्ली बहुत ज़्यादा के वो हो गया करीब, तो इस वजह से ये सब हुआ है जो आप बता रहे हो। दिल्ली का धौला कुआं तो प्रदीप जी कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि मेरा भी दिल्ली आना एज ए विजिटर ही आता था। तो कभी भी कुछ पूछते थे तो अच्छा तुम ऐसा किया, धौला कुआं चले जाओ, वहाँ से बस ले लो, या फिर एम्स, ये 3-4 लैंडमार्क, मूलचंद है वहाँ चले जाओ, 3-4 लैंडमार्क्स थे। मैंने कहाँ बड़ा देखा, अलग अलग है ये। तो फिर कि दिल्ली जो है इन्हीं नामों के इर्द गिर्द बसती है। तो नहीं, चलिए, बहुत बढ़िया अग्निहोत्री जी, आपने अपनी लेखक। अच्छा, ये जो मैंने बताया, सॉरी, ये जो मैंने बताया कि बड़े इत्तेफाक की बात है कि जो सिचुएशन उस नॉवल में लिखाई है, जो पत्थर की हवेली और जो लोकेशन वो है, वो रियली है दिल्ली में। मुझे बाद में पता चला, मैं जयपुर वाले रास्ते में ही है। ये तो बिल्कुल ही कमाल की बात होगी। मुझे भी ताज्जुब है कि कैसे है। पिछले जन्म का चक्कर लग रहा है मुझे तो। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो संगमहल है। हमें ताज्जुब है खुद, मुझे ताज्जुब होता है कि कहाँ से है। जब मैंने इंटरनेट पे ऐसे ही खेल में टाइप कर दिया तो वो मिल गया।
ये तो एक सस्पेंस ट्रेलर हो गया। हमें भी हमारे रोए खड़े हो गए कि ये तो मैंने तो ऐसे ही दिमाग से सोच के लिखा था, मेरे दिमाग में थोड़ी था कि कहीं असलियत में है ऐसा। आपके रोए इसीलिए खड़े हो गए क्योंकि आपको पिछला जन्म याद आ गया। जो कुछ भी हो। संजय जी, आपने अगले उपन्यास की बहुत ही सुंदर भूमिका जो है वो तैयार कर दी है। तो चलिए, अपने लेखन शैली के बारे में इतनी सुंदर जानकारी आप श्रोताओं को दे रहे हैं, आगे भी आपसे और बातचीत करते रहेंगे। तो प्रदीप जी, एक और त्योहार की हम बात कर लें। रक्षाबंधन अभी 2 दिन पहले भारत में हुआ था। तो व्यक्तिगत में सामान्य पूछना पसंद नहीं करता, लेकिन आपके परिवार में आपकी बहन वगैरह हैं, आप रक्षाबंधन वगैरह अपने परिवार में है? हमारी 2 बहनें हैं और एक बहन लखनऊ में है, एक सीतापुर में है। दोनों ने राखियां भेजी थी, हमने अपनी बिटिया से बंधवा ली। अच्छा। फोटो खींच कर भेज दी और फोन से बात कर लिया, फेस टू फेस। तो मतलब ये है, आजकल का ज़माना ऐसा ही है। तो लेकिन प्रदीप जी, यहाँ पे मैं भी इस तरीके के कार्यक्रमों में हिस्सा लेता था। यहाँ पे भी हम राखी बंधवाते हैं। और मगर एक चीज़ मैंने एक सामान्य रूप से देखी है कि जो अगली जनरेशन है उसमें इस भावना का थोड़ा सा अभाव है। रक्षाबंधन को वो उतना जो शायद संवेदना शायद हमारी जनरेशन की जुड़ी हुई है इस त्यौहार से, वो शायद अगली जनरेशन की। भारत की स्थिति मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ के बच्चों में मैं देखता हूँ, स्पेशली भारतीय परिवेश के, वो शायद इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। उपाध्याय जी, अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय हिंदू जो धार्मिक ग्रंथ थे या हिंदुओं की जो पढ़ाई होनी चाहिए थी वो सिलेबस से हटा दी गई। 75 साल के बाद उसका असर अब दिखाई दे रहा है कि अगली जनरेशन में ये कम होता ही जा रहा है। इसीलिए मोदी जी की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो इस कोशिश में है कि भारत का सही इतिहास पढ़ाया जाए। और हमारे जो बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, भगवत गीता है जिसको लोग मैनेजमेंट में भी पढ़ाते हैं, तो इस तरह की बातें हैं, उसमें इस तरह के प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जो ज़िंदगी जीने में आसान करते हैं, ज़िंदगी जीना आसान हो जाता है। तो ये उसका फ़र्क है। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये लगता है कि ये जो हमारे बच्चे हैं ये वापस इसी पर आ जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, ये तो हमारा पुरुषों वाला वर्ग हुआ, लेकिन राधा जी से जानना चाहेंगे, जैसे आप तो बहन हैं, जैसे रक्षाबंधन आपका यहाँ पे हुआ, आशा करता हूँ आपके भाई भारत में होंगे, तो इस बार का रक्षाबंधन आपने किस प्रकार मनाया? इस बार हम लोगों ने रक्षाबंधन ऑनलाइन मनाया। उन्होंने राखी ऑनलाइन भेज दी, मैंने यहाँ से मिठाई ऑनलाइन फोटो खींच के भेज दी प्लस $1 भी भेज दिया। नहीं, चलिए आपके लिए, क्योंकि भारत में तो आप बिल्कुल, ये तो डॉलर आपने डॉलर नंद, हमारी नंद जो इनकी बहन है। अच्छा। तो उन्होंने भी तो बहन ने राखी इनको भेजी, तो वो मिठाई गई, $1 गया। अच्छा। मेरे भाइयों ने जो कहा, तो मैंने राखी भेजी, उन्होंने मिठाई भेजी, उन्होंने पैसे की फोटो खींच के भेज दी रुपये। इस बार रक्षाबंधन ऑनलाइन बना हम लोगों का। देखिए, आपने जो ऐसा मनाया है, हम लोग जो है पिछले कितने वर्षों से उसको मनाते आ रहे हैं, क्योंकि हमको भी राखी बाई पोस्ट ही मिलती है भारत से, और फिर यहाँ पे अपने बच्चों से बनवा लेते हैं। और उस दिन व्हाट्सएप का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वीडियो चैट हो जाता है, सब कुछ अच्छे से बातचीत कर लेते हैं, परिवार का एक सॉर्ट ऑफ गेट टुगेदर हो जाता है सब लोग एक दूसरे से। तो यही है। तो लेकिन बदलते परिवेश में त्योहारों का परिवेश भी बदलता है। और प्रदीप जी, भारत में यदि आज संवेदना, अनुभूति, आत्मीयता, आस्था और अनुराग बरकरार है, तो इसकी पृष्ठभूमि में इन त्योहारों का बहुत बड़ा योगदान है, जो लंबी डगर पर चिलचिलाती प्रचंड धूप में हरे भरे वृक्ष के समान खड़े हैं और हमें जीवन के संघर्ष के लिए नई ऊर्जा देते हैं। रक्षाबंधन के शुभ पर्व पर बहनें अपने भाई से वचन चाहती हैं कि आने वाले दिनों में बहन के तन से वस्त्र न खींचा जाए, फिर कोई बहन दहेज के लिए न मारी जाए, फिर किसी बहन के चेहरे पर तेजाब न फेंका जाए, और फिर कोई बहन ख्वाब के फैसले से अपने भाई के ही हाथों न मारी जाए। यह त्यौहार सही मायनों में खूबसूरत होगा जब बहन का सम्मान और भाई का चरित्र दोनों कायम रहें। यह रेशमी धागा सिर्फ धागा नहीं है, राखी की इस पवित्र डोरी में विश्वास, सहारा और प्यार गुंथा हुआ है, और कलाई पर बंधकर यह डोरी प्रतिदान में भी यही 3 अनुभूतियां चाहती है। पैसा, उपहार, आभूषण, कपड़े तो कभी भी लिए और दिए जा सकते हैं, लेकिन भाई बहन के मध्य इन 3 मनोभावों का लेन देन का तो यही एक पर्व है, रक्षाबंधन। प्रदीप जी,
हम लोगों ने जब रक्षाबंधन की इतनी बात की है तो श्रोताओं को क्यों ना इस पर संबंधित एक सुंदर सा गाना सुनाया जाए। बताना चाहूँगा कि रक्षाबंधन के अधिकतर गाने सोलो हैं जो मुख्यतः लता मंगेशकर या अन्य गायिकाओं ने गाए हैं। मुझे सिर्फ एक गाना मिला है जो एक युगल गीत है, अतः श्रोताओं को लता मंगेशकर और मुकेश द्वारा गाया हुआ यह कालजयी गीत सुनवाते हैं। बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। तो उपाध्याय जी, अभी 15 अगस्त है कल। आपने सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं 15 अगस्त की। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग हम लोग जानते हैं कि किस किसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, किस किसने क्या किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, हालांकि उनका योगदान समाज के लिए या देश के लिए या संसार के लिए बहुत बड़ा उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल अनसंग हीरोज़ के जो हम बात कर रहे हैं, और हमारे श्रोतागण से सुझाव भी आया था कि इस बार की जो 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे
अनसंग हीरोज़ को हमको कवर करना चाहिए, जिनके बारे में सामान्य श्रोता लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि जब स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तो वो 1 दर्जन लोगों के पास घूम फिर के बात आ जाती है कि इन्होंने अपना बलिदान दिया, इन्होंने ये किया, लेकिन उससे बहुत कई गुना लोग जो हैं ऐसे भी हैं जिनके के योगदान को हम जानते नहीं हैं, लेकिन उनका योगदान उन लोगों से किसी भी प्रकार से कम नहीं था। तो मैं भी एक ऐसी लेके आया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप बताइए कि आप किन के बारे में बता रहे हैं। एक साइंटिस्ट हुए हैं येल्लप्रगदा सुब्बाराव, डॉक्टर येल्लप्रगदा सुब्बाराव, जिन्होंने मेडिसिन के एरिया में बहुत बड़ा योगदान किया है। तो चलिए उसके बारे में सुनते हैं, फिर उनके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। पिछले सप्ताह डॉक्टर येल्लप्रगदा सुब्बाराव की 74वीं पुण्यतिथि थी, जो दुनिया के अब तक के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों में से एक हैं। वह भारत आंध्र प्रदेश के भीमावरम से थे। एक प्रसिद्ध लेखक डोरेन एंट्रीम ने 1950 के दशक में कहा था, आपने शायद डॉक्टर येल्लप्रगदा सुब्बाराव के बारे में कभी नहीं सुना होगा। उन्हीं के कारण आज आप जीवित और स्वस्थ हैं और अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? सुब्बाराव जी की खोज टेट्रासाइक्लिन ने सूरत 1994 प्लेग के प्रकोप के दौरान लाखों लोगों की जान बचाई। डॉक्सीसाइक्लिन आज छाती के कई संक्रमणों के लिए अग्रिम पंक्ति के एंटीबायोटिक दवाओं में से एक है। उन्होंने एक और एंटीबायोटिक पॉलीमैक्सिन की खोज की, जिसका बहुत व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। उन्होंने फाइलेरिया में इस्तेमाल होने वाली दवा हाइड्रोजन की खोज की, जो भारत में एक बहुत ही आम बीमारी है। उन्होंने विटामिन B12 विकसित किया। 1988 के बाद से यूएस FDA ने प्रत्येक अनाज को विटामिन B12 के साथ फोर्टिफाइड करने का निर्देश दिया। उन्होंने हमारे शरीर ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ADP एडेनोसिन डिफॉस्फेट की खोज की। इस ऊर्जा में फास्फोरस एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिस्के और सुब्बाराव दोनों ने मिलकर फास्फोरस की मात्रा का अनुमान लगाने का काम किया। इस पद्धति का उपयोग आज भी किया जाता है। उन्होंने मेथोट्रेक्सेट विकसित किया, जो एक कैंसर की दवा है जिसका उपयोग रूमेटॉइड गठिया में किया जाता है। मेथोट्रेक्सेट का प्रयोग सबसे पहले ब्लड कैंसर वाले बच्चों में किया गया था। इतनी सारी खोजों वाला एक व्यक्ति वह नोबेल पुरस्कार का हकदार था, लेकिन एक राष्ट्रवादी भारतीय होने के नाते मद्रास मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के दौरान उसे पहली बार अंग्रेजों द्वारा MBBS की डिग्री से वंचित कर दिया गया था। इसके बदले उन्हें LMS की डिग्री से नवाजा गया। उन्होंने शुरू में एक आयुर्वेद कॉलेज में काम किया, फिर USA गए और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक चिकित्सक के रूप में पंजीकृत हो गए। वह एक केमिस्ट के रूप में पंजीकृत हो गए, क्योंकि उस समय भारतीय अमेरिका में उसी श्रेणी में प्रवेश कर सकते थे। बाद में उन्हें हार्वर्ड में एक पद से वंचित कर दिया गया, लेकिन इनमें से किसी ने भी उनकी शानदार उपलब्धियों को नहीं रोका। भारत ने अपने स्वयं के नागरिक को उचित श्रेय नहीं दिया है, जिसने चिकित्सा की दुनिया में इतना योगदान दिया। कृपया भारत के इस महान वैज्ञानिक के बारे में सभी को बताएं। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो हम अपनी बातचीत संजय जी से जारी रखते हैं। संजय जी, आप वैसे तो अंग्रेज देश में हैं और हिंदी में लिखते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं। हिंदी का काफ़ी प्रचार और प्रसार मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है।
तो आपका योगदान इसमें बहुत बड़ा योगदान है आपका भी। आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और हिंदी के नावल लिखते हैं जी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आपको क्या लगता है इस बारे में कि हिंदी कहाँ तक पहुँची है और कहाँ तक पहुँचना चाहिए? देखिए, इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने पूछा। ये जहाँ तक हमारी पीढ़ी का सवाल है वहाँ पे तो थोड़ा बहुत है भी, लेकिन उसमें भी दो तरह के लोग हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं कि जब मेरा उपन्यास इस बार जो आया, ये मेरा चौथा उपन्यास है, तो ये जब आया तो मैं, एक ग्रुप है आप जानते ही हो, जो मेरे श्रोताओं का, रीडर्स का ग्रुप है, जो पाठकों का, उसमें मैं इन्फॉर्म करता हूँ सबको कि भाई ये आ गया है। तो उसमें फिर मैं उसको रिमाइंड भी कराता हूँ कभी कभी, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं और कुछ लोगों को इस बात का बड़ा एतराज़ रहा था कि आप रिंग नहीं करते हो, है ना। उन्हें मतलब इमोशनली मुझसे जुड़े हुए हैं। अच्छा। मेरे जो रीडर्स हैं वो इमोशनली भी जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोगों को ये रहता है, जैसे आपका नहीं है, मतलब आप तो इमोशनली वैसे बहुत जुड़े हो मुझसे, लेकिन आप तो जैसे ही मैं इन्फॉर्म करता हूँ तैसे ही आप तुरंत ऑर्डर कर देते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि मैं एक बार उनसे बात करूँ, तो मैं फ़ोन करता हूँ जैसे उनको कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो उसमें एक तबका तो ऐसा है जो कि जैसे ही फ़ोन करो वो इतना खुश हो जाता है, कुछ पूछने की बात नहीं। और तो दूसरा ऐसा, जिनको फ़ोन करो तो वो कहते हैं कि वो, उसमें कभी कभी लोग इस तरह के हैं जो कि कहेंगे कि वो ऐसा है, वो मैं थोड़ा, मुझे जुकाम हुआ है, इससे मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, मैं आपको भी फ़ोन कॉल बैक करूँगा, है ना। तो मैं समझ जाता हूँ कि इनको नहीं चाहिए, तो सीधी सी बात है। लेकिन उसके अलावा दूसरा तबका ऐसा है कि एक, क्या हुआ कि एक हमारे मित्र हैं बड़े अच्छे, उनको मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मकान चेंज कर रहा हूँ, इस समय मूव कर रहा हूँ मकान। मैं नाम नहीं लिया मैंने, क्योंकि मैंने पूछा नहीं उनसे नाम लेने के लिए, लेकिन वो समझ जाएंगे, वो सुन रहे होंगे रेडियो पे, मुझे मालूम है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं मकान चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि उसके पहले वाले ने वो जुकाम वाली बात कही थी, और आई विल कीप इन टच विद यू एंड ऑल दैट। तो हमने सोचा शायद इनके भी वही पोजीशन है, तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा कि क्या आपके लिए ना मंगाऊं क्या? तो बोला संजय भाई, उन्होंने बड़े उससे कहा, बोला संजय भाई आप $10 में किताब देते हो, $10 में एक कॉफ़ी तक नहीं आती, उसमें ना मंगाने वाली कौन सी बात है? तो उन्होंने ये, तो ये वो है कि वो इस बात को समझते हैं कि अच्छा। दूसरी तरफ एक तबका तीसरा भी है जो ये कहता है कि साहब वो जिन्होंने हमें आगाह किया कि आपने चूंकि दाम इतना कम रखा हुआ है, सिर्फ $10 है, तो काफ़ी लोग तो ये सोच के नहीं मंगाते कि बिल्कुल बेकार किताब होगी, तभी तो इतनी सस्ती है। तो तरह के लोग हैं। ये बताइए भारत में कितने की है? भारत में कितने की है? भारत में तो ये 200 रुपए की, 200-250 रुपए के करीब की, 250 की। अच्छा, ठीक है। मेरा कहना ये होगा आपके श्रोता लोगों से या बाकी लोगों से जो हिंदी के प्रचार और प्रसार में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, कि भाई आप पढ़ें या ना पढ़ें, जब संजय जी ने इतनी मेहनत करके 6 महीने में या 2 साल में एक उपन्यास लिखा है, तो आप $10 में उसे खरीद लीजिए। आपको जब कोई ऐसा समय मिले कि जैसे कि आपको आइसोलेशन में रहना है, जैसे आज आपका किसी को भी रहना पड़ सकता है, तो बहुत बड़े काम आती है। आप तो खुद भुगतभोगी हैं। मैं भुगतभोगी हूँ। और ये है कि मुझे कोविड हो गया था और मुझे आइसोलेशन में जाना था 7 दिन के लिए, और संजय जी की किताब पढ़ी हुई थी तो मैंने पूरी पढ़ डाली इसे। $10 में आपका खूब सॉलिड मनोरंजन हो गया। मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और